हेलो बच्चों, अ वेरी फ्रेश मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 2। ओके, तो इस लेक्चर में बेसिकली हम बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन की, सेंट्रीपिटल फोर्स की, उसके बाद केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की, फ्री फॉल, ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बच्चों। उससे पहले आपको करना क्या है, बेस्ड ऑन लेक्चर नंबर 1 दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कुछ बढ़िया से क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं। पॉज कीजिए, बढ़िया से पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो हो गया बच्चों। चलो ठीक है, तो मैं ऐसा कंसीडर करता हूं बच्चों कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ठीक है ना, सॉल्व तो करना पड़ेगा आपको, वरना पता कैसे चलेगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं इस एमसीक्यू से, ताकि स्पेस क्रिएट कर पाए हम। क्या कहता है, एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ। देख लो बच्चों, ये अर्थ है, अर्थ है, जगह नहीं है ना, छोटी अर्थ। ओके, उसके सराउंडिंग में 400 किलोमीटर तक मैक्सिमम, मतलब 400 किलोमीटर के बाद तो बिल्कुल 100% वैक्यूम ही है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, इस तरह के लेयर होते हैं, एटमॉस्फेयर के लेयर होते हैं। बेसिकली जो मेन एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ 12 किलोमीटर तक होता है, जिसमें मैक्सिमम, अर्थ से 12 किलोमीटर तक मैक्सिमम हवा और पानी की भाप, मतलब वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, राइट, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ओके, तो इस हवा को जो अर्थ ने पकड़ रखा है, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। हमने देखा था, जिस भी पार्टिकल के पास मास होगा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। तो अर्थ के पास बहुत ज्यादा मास है, कितना, 6 इंटू 10⁴ और हवा के छोटे छोटे पार्टिकल, तो उनको क्या करेंगे, हवा अट्रैक्ट करेगी, सॉरी अर्थ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट करके पकड़ के रखेगी। तो जो हवा को अर्थ ने पकड़ रखा है, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। किस वजह से पकड़ा है, ग्रेविटी। तो एटमॉस्फेयर का जो मेन रीजन आता है, अर्थ पे एटमॉस्फेयर होने का जो कारण है, जो रीजन है, वो है ग्रेविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में एज इट इज ये क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, एमएससीईटी में कई बार आ चुका है 12th के। ठीक है, तो अभी अभी समझ लो आप कि जो एटमॉस्फेयर है, इट इज हेल्ड टू अर्थ बाय ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देख लो बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, एफ इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू होती है 20/3 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 होती है, लेकिन हम उसको याद कैसे रखते हैं, 20/3, बिकॉज दिस इज 4G मोड ऑफ लेक्चर ना बच्चों। ठीक है, तो 20/3 करके याद रखोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो जी तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस पे बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, एक मास को हाफ कर दिया, मास को डबल कर दिया, दोनों को हाफ कर दिया, दोनों को डबल कर दिया, एक को हाफ किया, दूसरे को डबल किया, डिस्टेंस डबल किया, डिस्टेंस हाफ किया। तो इस तरह के क्वेश्चन को शॉर्टकट में आपको बता दूंगा। बेसिकली आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, और जो कुछ भी एक्शन की जाए, जो कुछ भी एक्शन की जाए, वो मास पे होगी या डिस्टेंस पे होगी, वो एज इट इज फॉर्मूला में पुट रखना है, पुट करना है, और उसको सॉल्व करना है। जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। जैसे कि यहां पर देख लेते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ इफ द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज हैवल्ड। हैवल्ड मतलब हाफ कर दिया, दोनों मास को हाफ कर दिया, विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस को चेंज किया क्या नहीं, तो फोर्स कितना होगा। तो आपको बेसिकली करना क्या है बच्चों, देख लो, आराम से समझ लो। एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला है G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो जो चीजें नहीं बदली उनको पहले हम निकाल देंगे। तो जी तो पहले निकल जाएगा, बिकॉज ये कांस्टेंट होता है, किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। उसके बाद विदाउट चेंजिंग डिस्टेंस कह रहा है, तो डिस्टेंस को हम निकाल देंगे। शॉर्टकट मेथड बच्चों बहुत काम आएगी। तो जी और आर स्क्वायर को निकाल दो, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। जो कांस्टेंट है उसको निकाल दिया, वो चेंज ही नहीं हो रहा, उसके कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब हमने क्या किया, दोनों मास को हाफ कर दिया, दोनों मास को हाफ कर दिया। तो दोनों मास को हाफ कर दिया, तो इसके जगह रखो m1/2, इसके जगह रखो m2/2, हाफ कर दिया, हाफ कर दिया। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। तो ये क्या आएगा, m1 m2 डिवाइडेड बाय 4। तो m1 m2 के जगह आप क्या रख सकते हो, m1 m2 की जगह आप f रख सकते हो। तो क्या आ गया ये, f डिवाइडेड बाय 4। मतलब मास कम करोगे तो बेसिकली फोर्स तो कम होना ही है ना। तो क्या आएगा, f डिवाइडेड बाय 4। तो इसका आंसर क्या होगा, f डिवाइडेड बाय 4। अब सपोज डिस्टेंस के साथ जो कुछ भी किया होता वो हम डिस्टेंस में रख देते, जैसे कि अभी चलो इसकी प्रैक्टिस लेंगे हम। यहाँ पर 4 न्यूमेरिकल इस टाइप के है बच्चों। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड है जिससे आप फटाक से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। पूरी प्रोसीजर वाइज करने जाओगे तो कम से कम 5 मिनट लगेंगे। ठीक है ना, तो शॉर्टकट मेथड पे हम अप्लाई करेंगे, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। थियरी के लिए
वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ओके बच्चों, तो व्हाट हैपेंड टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इफ नंबर वन, ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फोर्थ मेन बीट है उसमें का नंबर वन। इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, तो पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो क्या कह रहा है, इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, तो पहली स्टेप क्या है, कांस्टेंट चीजें निकाल देनी है, तो कैपिटल जी सबसे पहले निकल जाएगा, ऑलवेज निकल जाएगा। अब डिस्टेंस के बारे में कुछ कहा है क्या, नहीं, तो उसको हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे। क्या कह रहा है, इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, तो किसी एक ऑब्जेक्ट का मास क्या किया, डबल किया, तो दूसरे मास को हम निकाल देंगे। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1। एक ही मास के बारे में कह रहे हैं ना, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है ना। तो एक मास को डबल किया, मतलब बाद में सिचुएशन क्या हुई, 2m1, डबल कर दिया ना, डबल 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 कर दिया 2m1, तो ये 2 का 2, m1 क्या हो जाएगा, m1 की जगह F। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी डबल्ड, फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल। अगर एक का मास आपने डबल कर दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा, डबल। फोर्स क्या हो जाएगा, डबल। समझ रहे हो आप, फोर्स क्या हो जाएगा, डबल। ओके, ये आ गया फर्स्ट वन। अब आते हैं सेकंड वन पे। सेकंड वन क्या कह रहा है, नंबर टू, इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल एंड ट्रिपल, मतलब दो क्वेश्चन है बच्चों, पहले डबल किया बाद में ट्रिपल किया। तो जी कांस्टेंट, m1 कांस्टेंट, m2 कांस्टेंट, काम करना है हमें डिस्टेंस पे, ठीक है। तो पहले डिस्टेंस को हम डबल करेंगे। चलो, तो क्या आ जाएगा, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, नीचे है ना बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इसको डबल किया, क्या किया, डबल किया मतलब दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय 2r होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना, 2r होल स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r, तो 1 बाय आर स्क्वायर की जगह, 1 बाय आर स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो, F, तो क्या आ जाएगा, F डिवाइडेड बाय 4। तो अगर आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो फोर्स विल बी 1 बाय क्वार्टर, 1 बाय क्वार्टर मतलब 1/4, कितना हो जाएगा, 1/4। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। अब डबल के बाद ट्रिपल करेंगे बच्चों, ऐसे ही ट्रिपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 3r होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9, r स्क्वायर का r स्क्वायर, तो 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, F, तो ये क्या आ जाएगा, F डिवाइडेड बाय 9, तो 1/9 टाइम्स हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, 1/9 टाइम्स। तो अगर आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय फोर्स, और डिस्टेंस को अगर आपने ट्रिपल कर दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो अब आ जाते हैं थर्ड वन पे, मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, कोई बात नहीं बच्चों, जी रिमूव हो जाएगा, अब मास रहेंगे, आर रिमूव हो जाएगा। ओके, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, दोनों मास डबल कर दिए, मतलब 2m1 2m2, तो 2 इंटू 2 4, m1 m2, m1 m2 की जगह क्या रख दोगे, F, तो डिस्टेंस फोर्स बिकम 4 टाइम्स, फोर्स कितना बन जाएगा, 4 टाइम्स इनिशियल फोर्स, 4 टाइम इनिशियल फोर्स, ठीक है ना। तो अगर दोनों मास को आपने डबल कर दिया तो फोर्स विल बी बिकम 4 टाइम्स इनिशियल फोर्स। ओके, अब फोर्थ वन क्या कह रहा है बच्चों, फोर्थ वन का कहना है, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बिकम हाफ, ये इंटरेस्टिंग है। तो डिस्टेंस के बारे में है, तो डिस्टेंस के बारे में ही सोचना है, बाकी सब तो कांस्टेंट रख देंगे। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब डिस्टेंस को हाफ किया, अच्छे से देख लो, हाफ किया तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय हाफ, मतलब r डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। तो r डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर मतलब 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो, F, तो क्या हो जाएगा 4F। ऑब्वियस है ना बच्चों, मगर आप डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, ठीक है। सो दीज आर द सम इंटरेस्टिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन रिगार्डिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो डायरेक्टली आप जो भी एक्शन की जा रही है और जिस पर भी की जा रही है, मतलब मास पर होगी या डिस्टेंस पर होगी, उस हिसाब से आप करते जाओ, आराम से आपका आंसर आ जाएगा शॉर्टकट में, सिंपली। ओके, तो मास के साथ एक्शन होगी तो मास के जगह रख दो, हाफ करेंगे तो 1/2 रखो, डबल करेंगे तो 2 रखो, और जब डिस्टेंस की बारी आएगी तो उसका स्क्वायर करना जरूरी होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब आ जाते हैं ये न्यूमेरिकल नंबर 5 पे, ठीक है। 5 न्यूमेरिकल नंबर इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। चलो इसको अर्थ मान लेते हैं, इसका सॉल्यूशन बच्चों, इसको अर्थ मान लेते हैं, दिस इज अर्थ, आराम से सॉल्व करेंगे, एंड दिस इज सन, ठीक है। अर्थ सन, अब कैसे घूमती है आज पढ़ने वाले हैं, अर्थ एंड सन, ठीक है। अर्थ एंड सन, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन, ग्रेविटेशनल फोर्स, मास ऑफ सन, सन का मास ऑब्वियसली सन बड़ा होता है, मास ऑफ सन इज कितना है भाई, 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, ठीक है। और मास ऑफ अर्थ, ME मतलब क्या होता है, मास ऑफ अर्थ, ये दिया हुआ है
6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, अब उसके बाद एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम मेजर करते हैं बच्चों। तो ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें फोर्स पता करना है, उसका आंसर भी दिया हुआ है। ओके, लेट अस चेक कितना आता है। ओके, तो क्या करेंगे हम, F इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी लेना है। इसको एक बॉडी ट्रीट करो, इसको दूसरी बॉडी ट्रीट करो। मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू जी की वैल्यू आप क्या रखोगे, आप 6.67 रखोगे? नहीं, हम क्या रखेंगे, 20/3। आसानी होगी ना कैलकुलेशन करने में। 20/3 वही आता है, 20/3 इंटू 10⁻−11 लिखना मत भूलना। 6.67 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास कितना है, 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24 इंटू उसके बाद मास ऑफ सन, सन का मास कितना है, 2 इंटू 10⁻30 डिवाइडेड बाय, बढ़िया से देख लो, डिवाइडेड बाय। अब आर स्क्वायर है बच्चों, 1.5 के जगह अगर मैं 3/2 लिख लूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है बच्चों? 3/2 इंटू 10⁻11 चलेगा? 3/2, 1.5 मतलब क्या होता है, 3/2 उसका स्क्वायर है। 3/2 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसको धीरे धीरे कैलकुलेट करने की हम कोशिश करेंगे। क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 80। बे दूनी 4, 4 दूनी 8, 80। ओके, अब क्या हो जाएगा बच्चों, 24 में से 11 गए, 13 बचते ना बच्चों। कैलकुलेशन देख लेना यार अपना। 24 में से 11 गए, 13 बचते, 13 और 30, 13 और 30 कितने हो जाएंगे, 13 और 30 40, 43 इंटू 10⁻43 आएगा, ये तीनों का आंसर। डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 10⁻11 का स्क्वायर, रूल्स ऑफ इंडाइसेस, 11 इंटू 2 22, 10⁻22। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 8 चौक 32 ना बच्चों, 8 चौक 32 मतलब ये 320 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9। बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो +22 है ऊपर जाके -22 हो जाएगा बच्चों। तो 43 में से 22 गए, कितने बचते, 21 ना बच्चों, 10⁻21। ठीक है ना। ओके, 100% वही आ रहा है, 10⁻21। अब इसको सॉल्व करो। 9 1 9, 9 3 27, 28 29 30, 31 32, 5 रहे ना। उसके बाद 9 5 पंचे 4, 5 बचे, 9 5 पंचे 4, बस होगा। इतना क्या कर रहा है, दिल पे मत लिया करो। ठीक है, 35.5 इंटू 10⁻21, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, सिंपली। तो हमने अर्थ और सन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और ये फंडा किसने दिया था, न्यूटन अंकल ने, हमारे प्यारे न्यूटन अंकल, प्यारे प्यारे न्यूटन अंकल। ठीक है ना। चलो, तो इस ग्रेविटेशन का नाम क्या रखा था बच्चों हमने, न्यूटेनियन ग्रेविटेशन। तो इसका मतलब ग्रेविटेशन न्यूटन ने डिस्कवर किया क्या, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे साइंटिस्ट थे बच्चों, गैलीलियो थे, ठीक है, कोपरनिकस थे, बहुत सारे थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से हमने सन और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर लिया। ओके, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया है सर, कोई टेंशन नहीं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, क्या कहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज 49 न्यूटन। ठीक है, हाउ मच इज डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ फोर्स इज डबल्ड। ओ माय गॉड, चलो कोई बात नहीं। दो सिचुएशन दी जाए ना बच्चों, तो पहले सिचुएशन को हमेशा कह देते हैं F1। ठीक है ना, तो F1 कितना दिया है, 49 न्यूटन, कोई बात नहीं। तो क्या कह रहा है, सपोज R1 कितना ले लेंगे हम, x दिया नहीं ना, सपोज x ले लेते हैं। तो जब डिस्टेंस हमारा x था, तो फोर्स कितना था, 49 न्यूटन। तो फोर्स को डबल करना है हमें, तो बाद का फोर्स F2, डबल मतलब क्या हो जाएगा, 49 इंटू 2 मतलब 98 होगा ना बच्चों, 98 न्यूटन। तो फोर्स को 98 न्यूटन करने के लिए डिस्टेंस कितना करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, सिंपली फॉर्मूले लिखते बच्चों। मास के बारे में कुछ कहा है क्या, नहीं, ओनली डिस्टेंस, वी आर इंटरेस्टेड इन डिस्टेंस। तो क्या करेंगे हम, देख लो, F इज इक्वल टू GM1M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब मुझे बताओ, यू आर इंटरेस्टेड इन लॉन्ग कट मेथड और शॉर्टकट, और बोथ, बोथ नहीं है बच्चों, बहुत लेंदी हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलो शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। जी को निकाल दो, मास को निकाल दो, मास को निकाल दो, बिकॉज दे आर कांस्टेंट ना। आपको कैसे पता लगा सर, कुछ दिया ही नहीं ना उनके बारे में, तो उसको कांस्टेंट ले लेंगे। डिस्टेंस के बारे में पूछा है, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो F1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर, F2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर लो बच्चों, तो क्या हो जाएगा,
F1 डिवाइडेड बाय F2 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। तो F1 कितना है 49, F2 कितना है बच्चों, F2 है हमारा 98, या फिर इसको ऐसे कर लो ना और आसान होगा, 49 इंटू 2 इज इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे बच्चों, R2 डिवाइडेड बाय R1 होल स्क्वायर, रूल्स ऑफ इंडाइसेस पढ़ा होगा ना आपने मैथमेटिक्स। ओके 49 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ क्या बचेगा 1/2 इज इक्वल टू ये R2 हमें पता करना है ना, R2 हम पता कर लेंगे नो प्रॉब्लम। और R1 कितना कंसीडर किया है हमने, ये अक्स कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, ये अक्स वाई इसका स्क्वायर है। अब क्या करोगे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो क्या होगा अंडर रूट दोनों को लिखना है एक ही घर में, अंडर रूट ऑफ 1/2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई एक्स, एक का अंडर रूट एक होता है, दो का नहीं निकलता, R2 डिवाइडेड बाई एक्स, इस एक्स को ऊपर शिफ्ट कर दो बच्चों, क्या आ जाएगा R2 इज इक्वल टू एक्स बाय रूट टू, मतलब आपने डिस्टेंस को अगर 1/√2 कर दिया तो फोर्स बढ़ जाएगा, जब डिस्टेंस आप घटाते हो तो फोर्स बढ़ जाता है ना बच्चों। तो अगर आपको फोर्स डबल करना है तो डिस्टेंस को √2 टाइम्स कम करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। सिंपल सा होता है यार, खाली ये आप डरते हो प्रॉब्लम से, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको प्रॉब्लम आ जाएंगे। वैसे हमें भी नहीं आते थे बच्चों 9th स्टैंडर्ड में, लेकिन हमारा जमाना कुछ और था बच्चों, आपका जमाना कुछ और है, ठीक है। हमारे जमाने की तो बात ही अलग थी। ओके चलो, न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या कहते हैं, अ प्लैनेट ऑफ मास यम हैज 2 आइडेंटिकल मून, क्या बात है। चलो दिस इज द प्लैनेट बच्चों, ये हमारा प्लैनेट को मान लेंगे हम। इस प्लैनेट के 2 मून हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं बच्चों, आप नेट पे सर्च कर रहे हैं ना, आई थिंक किसी प्लैनेट के 60-70 भी मून है आई थिंक। हाँ बच्चों, उसको कंट्रोवर्सी मत क्रिएट कर लेना, देख लो आप नेट पे, ठीक है। अ प्लैनेट ऑफ मास यम, इसका मास कितना है यम, कोई बात नहीं। इसके 2 मून हैं, ईच ऑफ मास स्मॉल यम, मून 1 इज इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ठीक है। चलो इसको ले लेते हैं मून 1, इसका मून 1, ये प्लैनेट के जो प्लैनेट के अराउंड घूमता है उसको मून कहते हैं, या फिर सैटेलाइट कहते हैं ना बच्चों, नेचुरल सैटेलाइट। तो इसको ले लेंगे मून 1, ठीक है, दिस इज मून 1। डिटेल सॉल्व करेंगे, इसका मास है छोटू यम, ये कितने डिस्टेंस पे है r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे, ये मून 1 है। अब जो मून 2 है, मून 2 कितने डिस्टेंस पे है 2r, चलो ठीक है, मून 2 इधर ले लेंगे हम, मून 2 ऐसे घूम रहा है बेचारा, मून 2 दूर है थोड़ा सा, मून 2 और मून 2 आइडेंटिकल है, इसका भी मास कितना ले लेंगे यम। लेकिन जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम सेंटर टू सेंटर मेजर करते हैं बच्चों, सेंटर, अब यहाँ पर मैंने डिस्टर्ब हो जाएगा इसलिए नहीं बता रहा, लेकिन डिस्टेंस सेंटर से मेजर करते हैं, ये हो गया 2r डिस्टेंस पे हमारा कौन है मून 2, ये मून 2 है, दूसरा चांद, गली में आज चांद निकला। ओके ये मून 2, ये मून 2, ये मून 1, चलो ठीक है। तो क्या कह रहा है, फोर्स बाय प्लैनेट ऑन मून 1, फोर्स ऑफ प्लैनेट ऑन मून 1 डिवाइडेड बाय फोर्स बाय प्लैनेट ऑन मून 2, इसका रेशियो निकालना है। तो कैसे आएगा बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, कैपिटल जी, पहली बॉडी मून 1 के लिए, ये सिचुएशन इमेजिन करो, मून 1 और प्लैनेट, कैपिटल जी, पहले प्लैनेट का मास यम इनटू मून का मास स्मॉल यम डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, वेरी सिंपल। अब ये सिस्टम इमेजिन करो, फोर्स बाय प्लैनेट ऑन मून 2, तो क्या आएगा, कैपिटल जी, प्लैनेट पहली बॉडी है हमारी, मास यम इनटू, ये मून आइडेंटिकल है, इसका भी मास कितना छोटू यम डिवाइडेड बाय, डिफरेंस किसका है, सिर्फ ये दूर है ना, तो इस पे फोर्स कम हो जाएगा, तो कितना 2r होल स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 2r होल स्क्वायर, सिंपली यार। और आपको क्या मतलब कैंसिल करने में बहुत मजा आता है बच्चों, जी कैंसल, यम कैंसल, छोटू यम कैंसल, तो 2 का स्क्वायर 4, r स्क्वायर का r स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ओके बेचारी मक्खी, ओके ये r स्क्वायर और r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फोर्स ऑन मून 1 डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन मून 2 इज इक्वल टू 4s/1, इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 4s/1, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो बच्चों, 4s/1, इसका आंसर क्या आ गया 4s/1 हो गया, चलो ठीक है। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है। मजा आ रहा है बच्चों, इसमें काहे का मजा सर, कैलकुलेशन करते जा रहे हो धड़ाधड़, न्यूमेरिकल पढ़ाते जा रहे हो,
हमारे तो सर में कुछ भी नहीं घुसता सर, आप कैसे कर लेते हो। हमें भी नहीं आता था बच्चों स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। और करना क्या है जब कोई चीज नहीं आती, टीचर का नाम रख दो, सर को पढ़ाने नहीं आता बोल देने का, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। ठीक है चलो, आ जाएगा बच्चे, नो प्रॉब्लम। ओके, द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻²4 दैट इज मून। चलो, अब मून और ये ग्रेविटेशन ऐसे ही होता है बच्चों, चांद तारे ये सारे बड़े बड़े बातें करते हैं ये लोग। ओके, तो अर्थ, ये अर्थ है हमारा, दिस इज मास ऑफ अर्थ। और मून के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही मून है बच्चों, हमारे अर्थ को एक ही मून होता है, किसी को दो मत कह देना, ठीक है। और इसके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन मून, ये एक्चुअली 3.85 कुछ होता है बच्चों, कैलकुलेशन के लिए आई थिंक इन्होंने ऐसा दिया हुआ है, 4 × 10⁻5 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर करेंगे बच्चों, 4 × 10⁻5, और किलोमीटर में मीटर मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 4 इंटू रूल्स ऑफ इंडाइसेस, 5 और 3 8, 10⁻8 मीटर हो जाएगा ये। मास ऑफ मून, मून का मास कितना है, मून का मास इधर दिया हुआ है 7.5 इंटू 10⁻22 किलोग्राम, कोई बात नहीं। मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास, अर्थ का मास कितना होता है याद होगा अभी तो, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। बाय द वे, आपने वो यूट्यूब पे के वीडियो देखे क्या बच्चों, ग्रेविटेशन 10 महाराष्ट्र बोर्ड, देख लेना, टाइम अगर मिल जाए तो देख लेना, आप बिजी हो ना। ओके, तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज इक्वल टू जी, जी पहली बॉडी को ले लेंगे हम, मास ऑफ अर्थ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मून को भी पहले ले सकते हो, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो जी को क्या लिखेंगे, 20/3, 20/3, पावर मत भूल जाना, 10⁻11, 6.67 इंटू 10⁻11 होता है ना, उसका ही हमने होल नंबर या रेशियो लिखा। मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास है 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24 इंटू मास ऑफ मून, मून का मास कितना है बच्चों, 7.5, 7.5 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब क्या करोगे, 4 इंटू 10⁻8, 4 इंटू 10⁻8 इसका होल स्क्वायर। अब मैंने बहुत बार यूट्यूब पे वीडियो देखा है, उस वीडियो में क्या कहते हैं बच्चों, इसको सॉल्व कर लो ना, तो ऐसा गुस्सा आता है ना बच्चों। अबे तू सॉल्व करना। ओके चलो सॉल्व कर लेते हैं अब। 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, ओके, तो क्या हो जाएगा ये, 2 20 जा 40, कितना 40, ये हो गया 40, 40 हो गया ना, ये और ये खत्म 40 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 इंटू 8 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा, 10⁻16, रूल्स ऑफ इंडाइसेस, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, 7.5 बच गया यहाँ पर, 7.5 ठीक है, इंटू 7.5, ये निकल गया, ये निकल गया, 7.5 का बात खत्म हो गई, 4 का 16, 8 का 16, राइट। अब 24 में से 11 चले गए बच्चों, 24 में से 11 चले गए तो कितने बचते, 13 ना, यस 13, 13 और 22 कितने हो जाते बच्चों, 35 ना, 23 25, 25 और 35, ठीक है, तो 35 10⁻35। अब ये 16 को अगर ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो ये -16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -16। तो 4 चौक 16, 4 ढाई 40, ये जीरो कैंसिल कर देंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 35 में से 16 गए बच्चों, कितने बचेंगे, 15, सॉरी 15, 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए 9 ना बच्चों, 15 में से 6 गए 9, 2 में से 1 गया 1, 19, 20 35, 20 25 35, राइट। 4 1 4, 4 1 4, 5 6 7, 3 बचे ना, 4 8 32, और कितने बचे 3, 4 7 28, चलो देख लेना यार आप यहाँ, 18.7 इंटू 10⁻19 न्यूटन, 18.7 इंटू 10⁻19 न्यूटन, ठीक है, इतना कुछ इसमें फोर्स आ जाएगा, ठीक है, हो गया बच्चों। तो इस तरह से ये हमने अर्थ और मून का भी फोर्स कैलकुलेट कर लिया, ओके। तो लगभग कितने मिनट चलेंगे बच्चों इसमें, यस आधा घंटा तो यहीं पर हो गया हमारा, चलो ठीक है। अभी हमें क्या पढ़ना है आज, केपलर्स लॉ पढ़ने हैं, उसके बाद सर्कुलर मोशन पढ़ना है, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़ने की कोशिश तो करेंगे हम, देखेंगे क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, लिखो हेडिंग लिखो, सर्कुलर मोशन, लिखो जल्दी, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी मोशन में। तो सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, दो तरह के मोशन होते हैं, लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो लीनियर मोशन मतलब इफ अ बॉडी इज मूविंग अलोंग द
स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन। और अगर बॉडी आपकी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे घूम रही है तो उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। ठीक है, लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। द मोशन ऑफ बॉडी, द मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी along circumference of circle, along circumference of circle, circumference of circle, is called circular motion, is called circular motion। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर कोई भी मोशन विदाउट फोर्स नहीं होती बच्चों, तो सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स नेसेसरी होता है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स के वजह से सर्कुलर मोशन होगी। मतलब किसी बॉडी में अगर सर्कुलर मोशन लाना है तो पहले वो बॉडी पूछेगी तेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो बोलेगा यस, तो मैं घूमूंगी। अगर सर्कुलर मोशन नहीं है तो मैं नहीं घूमूंगी, मैं नहीं नाचूंगी। ठीक है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तभी सर्कुलर मोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इमेजिन करो आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले ली, रस्सी, उसको एक पत्थर बांध लिया, स्टोन बांध लिया और इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, व्हाट इज टेंशन, मैंने बताया पहले भी, टेंशन का टेंशन कभी मत लिया करो, टेंशन मतलब फोर्स होता है। तो अगर स्ट्रिंग में टेंशन होगा तभी आप इस स्ट्रिंग को घुमा सकते हो, सर्कुलर मोशन होगा। तो इस टेंशन क्या प्रोड्यूस करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंटर आपको कैसे पता चला सर, जब रस्सी से पत्थर को बांध के आप घुमाते हो ना तो प्रेशर कहां पर आता है, आपके उंगली पर आएगा ना, तो उंगली पे क्या होता है, सेंटर, तो फोर्स किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। ऐसे ही सपोज इमेजिन करो ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये मून है। अब ये मून जो है, अब इधर टेंशन नहीं आता बच्चों, ये लिख लिया आपने, टेंशन नहीं आता। इधर क्या होगा देखो, तो अर्थ क्या करेगा, मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो मून क्या होगा, अर्थ के अराउंड घूमेगा। तो अब आप कहोगे सर अर्थ भी मून को अट्रैक्ट करेगा ना, तो अर्थ घूमना चाहिए। इसका रीजन एक हो सकता है कि मून का मास कम होगा, मून का मास कम होता है, इसलिए मून अर्थ के सराउंडिंग में घूमता है। ठीक है, तो इस तरह से मून क्या होता है, अर्थ के सराउंडिंग में घूमता है। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो क्या प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी आ जाए तो आप दिमाग में ला लेना, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सर्कुलर मोशन होने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या फोर्स का टाइप है क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ऐसे सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स का टाइप नहीं है। तो क्या है सर, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब इस बॉडी जो बॉडी घूम रही है उस बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जितने भी फोर्स एक्ट होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कुछ भी इस पे फोर्स एक्ट हो रहे हैं, सारों का रिजल्टेंट फोर्स किधर आना चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर। सारे फोर्स जो इस पे एक्ट हो रहे हैं उसका रिजल्टेंट किधर आना चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर, और उस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसी फोर्स का टाइप हुआ क्या, नहीं। इस बॉडी पे, ये जो बॉडी घूम रही है, इस बॉडी पर जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए, तभी ये बॉडी घूमेगी, अगर नहीं होगा तो नहीं घूमेगी। तो इस फोर्स को क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना, द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, लिखो, द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर circular motion, circular motion directed towards center of circle, center of circle। ठीक है, और along the radius होता है यहाँ, along the radius is called सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको इसका फॉर्मूला दे दूं बच्चों, प्रूफ मत मांगना, 12th में प्रूफ, ओके। सेंट्रीपिटल फोर्स तो या फिर आपने सीखा है मोशन चैप्टर में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, तो फोर्स सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। फटाफट लिख लो, आर मतलब रेडियस ऑफ सर्कल, एम मतलब जो बॉडी घूम रही है उसका मास, इसका मास क्या होगा एम, और जिस भी वेलोसिटी से ये घूम रही है उसकी वेलोसिटी, तो m क्या होगा, मास ऑफ बॉडी, v क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, r क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल। लिख लो, m इज मास ऑफ बॉडी, v इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी, r इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो mv स्क्वायर बाय r क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, अब उसके बाद याद रखो बच्चों, उसके बाद याद रखो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ये रियल फोर्स है, रियल फोर्स। अब रियल फोर्स क्या होता है, देख लो बच्चों, फोर्स के दो टाइप होते हैं, रियल एंड सुडो, रियल एंड सुडो। तो रियल मतलब जो किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है ये पता हो, जैसे कि यहाँ पर ग्रेविटेशन है, इस वजह से आया ना ये, तो पता है हमें ग्रेविटेशन की वजह से आया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रियल फोर्स। लेकिन कुछ फोर्स ऐसे भी होते हैं जो किधर से आए पता ही नहीं लगता, उसे कहते हैं सुडो फोर्स। सुडो की स्पेलिंग PSEUDO, पुसुडो मत कह देना इसको,
ये सुडो होता है, पी साइलेंट है इसका, पी साइलेंट है, सुडो फोर्स। सुडो मतलब इमेजिनरी फोर्स, इमेजिनरी मतलब जो किस वजह से आए वो पता ही नहीं होता। सर ऐसे भी फोर्स होते हैं जो किस वजह से आए पता नहीं होता, 100% होते हैं। इमेजिन करो आपकी गाड़ी घूम रही है अलोंग द सर्कुलर पाथ, तो गाड़ी ने अगर लेफ्ट में टर्न लिया तो आप किधर लीन होते हो, किधर झुक जाते हो, आप राइट में झुक जाते हो ना। तो कोई ढकलता है क्या आपको? नहीं। तो कहां से आया है फोर्स? पता नहीं सर, तो इसीलिए कह रहा हूं ना। तो वो क्या है? सूडो फोर्स है। ठीक है, तो जो फोर्स किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है ये पता ही नहीं होता, उसको कहते हैं सूडो फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स पता है ना हमें किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रेविटेशन, हर जगह हमें पता होगा। तो जिस फोर्स का भी रीजन पता होता है क्यों प्रोड्यूस हुआ, उसको कहते हैं रियल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा फोर्स है बच्चों? रियल फोर्स है। ठीक है, अब एक बात और याद रखो, जब सर्कुलर मोशन होती है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सर्कुलर मोशन होती है, सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल की जो लीनियर स्पीड होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है। कई बार हमने डिस्कस किया है, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो समझ ले। देख लो बच्चों, इमेजिन करो ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये सर्कल में घूम रही है, ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कल में ऐसे घूम रही है। इमेजिन करो ये बॉडी यहां से फिसल गई। अब सर्कुलर मोशन दो टाइप से कर सकती है, एक तो क्लॉकवाइज घड़ी की तरह घूमेगी, या फिर एक तो एंटी क्लॉकवाइज। ओके, मुझे एंटी क्लॉकवाइज पसंद है, आप क्लॉकवाइज ले लो। सर आपको एंटी पसंद है? नहीं, एंटी ने एंटी क्लॉकवाइज पसंद है। ओह अरे बाप रे, सर ने क्या बोल दिया। ओके ठीक है ना, तो सपोज बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो यहां से अगर बॉडी रिलीज हुई, यहां से अगर बॉडी रिलीज हुई, घूमते घूमते यहां से ये टूट गई, तो ये क्या नीचे गिरेगी? क्या नहीं, ये कैसे जाएगी? ऐसे टेंजेंट जाएगी। ठीक है, यहां से रिलीज हो गई तो ये टेंजेंट जाएगी, यहां से रिलीज हो गई ये टेंजेंट जाएगी, ऐसे यहां से रिलीज हुई ये टेंजेंट जाएगी। अगर ये क्लॉकवाइज घूमती तो ये टेंजेंट नीचे होती, ये टेंजेंट इधर होती, ये टेंजेंट ऊपर होती, ये टेंजेंट इधर होती। तो सिंपली अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, आपसे पूछा जाए कि इस पोजीशन पे उसकी लीनियर वेलोसिटी किधर है, तो आप उससे क्वेश्चन कर लेना कि सर आपका जो बॉडी है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। उसने बोला एंटी क्लॉकवाइज, तो आपकी वेलोसिटी ऐसी है सर। उसने बोला क्लॉकवाइज, तो आपकी वेलोसिटी ऐसी है, बिकॉज क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेगी ना, ऐसे घूमते घूमते वो नीचे गिरेगी। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमते घूमते वो ऊपर जाएगी। सपोज उसने पूछा यहाँ की वेलोसिटी बताओ, तो आप क्या पूछो, बोलोगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? वो बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो आप इधर टेंजेंट ड्रॉ कर देना। वो बोलेगा क्लॉकवाइज, आप इधर टेंजेंट ड्रॉ कर देना। सपोज उसने पूछा यहाँ की, आप पूछना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आप उसने कहा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, तो इधर ड्रॉ कर देना टेंजेंट उसको। ओके, सर्कल को तो एक ही टेंजेंट होती है ना। और उसने बोला क्लॉकवाइज, तो आप ऐसे ड्रॉ कर देना। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेगी ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी तो इधर जाएगी, ऐसे घूमेगी तो इधर जाएगी। तो सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी कहां पर होती है? अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज होती है। तो हमने दो चीजें डिस्कस कर ली, एक तो सर्कुलर मोशन और दूसरा लीनियर वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी होता है। ठीक है, चलो अब देख लो बच्चों, अब एक चीज डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन लिखो, व्हाई मून डज नॉट फॉल ऑन अर्थ डायरेक्टली। लिखो, व्हाई व्हाई मून मून डज नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन अर्थ। ठीक है, चलो आराम से समझेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इतने अच्छे से बताऊंगा कि 12th में आपको ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। 12th में एज इट इज ये टॉपिक आपको फिर से आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई मून डज नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या, देख लो बच्चों, हमें पता है ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, दिस इज आवर अर्थ। अब इसके बाद ये है हमारा मून, ठीक है ना, चंदा मामा, मून। तो मून क्या हो रहा है? अराउंड द अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। तो मून है सर्टन मास, अर्थ है सर्टन मास। हमने अभी पढ़ा, मून और अर्थ के बीच का फोर्स निकाला हमने। ठीक है, तो क्या होगा, अर्थ क्या करेगी? मून को अपनी तरफ खींचेगी। इसको क्या बोलोगे आप? फोर्स ऑन मून बाय अर्थ। याद आ रहा है पहला लेक्चर? फोर्स ऑन मून बाय अर्थ, इतना ही फोर्स इधर से उधर होता है। ठीक है, तो अगर ये फोर्स एक्ट कर रहा है तो फिर ऐसे होना चाहिए ना, तो मून डायरेक्टली आके अर्थ पे गिरना चाहिए, तो ऐसे नहीं होता। तो इसका रीजन क्या है? ठीक है, तो इसका पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे। ठीक है, लिखो पॉइंट नंबर 1 कि मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। अब सर्कल में फिरने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, देख लो, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है, मतलब वो सेंटर है ना इस ऑर्बिट का, तो ये जो फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर है। और सेंट्रीपिटल फोर्स भी कैसे होता है?
सेंट्रीपिटल फोर्स भी कैसे होता है, टुवर्ड द सेंटर, तो ये भी फोर्स कैसा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ये फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट इज फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस वजह से वो सर्कल में घूमेगी। तो अब घूम क्यों रही है, वो डायरेक्टली अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही है, इसका रीजन ये है बच्चों, इसकी जो वेलोसिटी है वो अलोंग द टेंजेंट है, इधर, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, देख लो, वेलोसिटी ऑफ मून इज अलोंग द टेंजेंट, जो मून की वेलोसिटी है वो अलोंग द टेंजेंट है। तो वेलोसिटी ऑफ मून अगर अलोंग द टेंजेंट है तो हेंस ड्यू टू एफ एम ई, समझ रहे हो, एफ एम ई मतलब फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ, इट फॉल टेंजेंशियली, ठीक है ना। वो कैसे गिर रही है, टेंजेंशियली, इधर गिर रही है क्या, नहीं, इधर गिर रही है टेंजेंशियली, ठीक है ना। तो इस वजह से वो अर्थ पे फॉल हो रही है क्या, नहीं, ठीक है, समझ रहे हो। तो अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी उसको नहीं होती तो वो ना तो घूमता, तो डायरेक्टली वो कहां पर गिर जाता, अर्थ पे गिर जाता, ठीक है। इस वजह से वो टेंजेंशियली घूम रहा है, टेंजेंशियली वेलोसिटी उसको, इसलिए वो टेंजेंशियली घूम रहा है। अब इसके थोड़ा सा एडवांस जाते हैं हम। अब मुझे बताओ, ये जो वेलोसिटी है सर, ये वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है, क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं, तो देख लो बच्चों, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब सपोज इमेजिन करो, यहां पर अगर 5 मीटर पर सेकंड होगी तो यहां पर भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड ही है। तो सर ये 5 मीटर पर सेकंड और ये 5 मीटर पर सेकंड सेम है या अलग है, 100% अलग है। क्यों अलग है, बिकॉज यहां की डायरेक्शन इसकी ऐसी होगी, यहां की डायरेक्शन इसकी ऐसी होगी, यहां की डायरेक्शन इसकी ऐसी होगी, यहां की डायरेक्शन इसकी ऐसी होगी। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हर जगह इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड सेम है ना, मतलब स्पीड कैसी है, सेम है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। पहला चैप्टर इस पे डिस्कस किया हमने, स्पीड कहते हैं। तो स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंजिंग। तो स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है हर पॉइंट पे मून की, इसलिए वहां पर क्या आएगा, एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन किस वजह से आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ है, ये प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, इस वजह से आ रहा है एक्सेलरेशन, जो क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है हर पॉइंट पे। स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और डायरेक्शन चेंज करने की वजह से क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। तो अगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म भी होती है तो भी उसमें एक्सेलरेशन होता है, बिकॉज हर जगह उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो मून की वेलोसिटी के बारे में आप क्या बोल सकते हो, मून की वेलोसिटी वेरिएबल है। स्पीड के बारे में क्या बोल सकते हो, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज हो जाती है, समझ, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो एक लफ्ज में अगर आप कहना चाहोगे तो मून अर्थ पे क्यों नहीं गिरता सर, छोटे बच्चे को क्यों, कैसे समझाओगे, तो आप क्या कहोगे, 100% बेटा फोर्स उस पे एक्ट हो रहा है, लेकिन उस फोर्स की वजह से मून ऐसे मूव हो रहा है, ऐसे मूव हो रहा है। अगर वो ऐसे नहीं मूव होता तो नीचे गिर जाता, ऐसे मूव नहीं होता तो नीचे गिर जाता। और सर सपोज सडनली क्या हो गया सर, ये फोर्स डिसअपियर हो गया, कौन सा, ये फोर्स डिसअपियर हो गया, तो मून किधर जाएगा, नीचे गिरेगा क्या, नहीं, नीचे नहीं गिरेगा। वो क्या हो जाएगा, मून इधर चला जाएगा, टेंजेंशियली मूव हो जाएगा, ऐसे टेंजेंशियली ऐसे मूव हो जाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे कि सपोज एक स्ट्रिंग है, उसको हमने पत्थर बांध दिया और हम गोल घुमा रहे हैं, तो कुछ हो गया और ये स्ट्रिंग से, ये रस्सी से पत्थर फिसल गया, तो यहां से ये घूमते घूमते नीचे थोड़ी गिरेगा, ये आगे चला जाएगा ना, यहां से ऐसे आगे चला जाएगा, इसलिए तो हम वेलोसिटी टेंजेंशियल बताते हैं। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि सपोज सडनली ईश्वर को गुस्सा आ गया और उसने ग्रेविटी को डिसअपियर कर दिया, तो घूमते घूमते मून किधर जाएगा, अर्थ पे गिरेगा या किधर जाएगा, तो मून क्या होगा, टेंजेंशियली मूव हो जाएगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। याद आ रहा है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसे वो मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है रीजन जिस वजह से मून जो होता है वो अर्थ पे नहीं गिरता, ठीक है। हो गया क्लियर, चलो अब शुरू करते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। अब जोहानसन केपलर एक साइंटिस्ट थे बच्चों, जोहानसन केपलर, ओके। तो जोहानसन केपलर थे एक बहुत ही रिच साइंटिस्ट के असिस्टेंट्स। रिच साइंटिस्ट कौन थे, टाइको ब्राहे, राजा थे ना बच्चों, टाइको ब्राहे एक बहुत ही रिच साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपना आई थिंक आधा किंगडम डोनेट कर दिया था ये प्लैनेट वगैरह के रिसर्च को, और उनको बहुत इंटरेस्ट था प्लैनेट में, इसमें उसमें। तो लेकिन कई बुक में केपलर्स लॉ को टाइको ब्राहे और केपलर्स लॉ भी कहा जाता है, लेकिन ऑफिशियली जो रजिस्टर्ड है
वो केपलर्स के नाम पे है सारी चीजें, ठीक है। लेकिन उस पे रिसर्च जो काम जो है टाइको ब्राहे साइंटिस्ट ने भी बहुत ज्यादा काम उस पे किया है, तो कई बार कह देते टाइको ब्राहे एंड केपलर्स लॉ, ठीक है। तो मिथ था बच्चों, सबसे पहले क्या मिथ था कि अर्थ इज अ सेंटर ऑफ यूनिवर्स, अर्थ सेंटर में है और सारी चीजें अर्थ के अराउंड घूम रही है इंक्लूडिंग सन, सन भी अर्थ के अराउंड घूमता है, ऐसे माना जाता था पहले। इसको कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी? जियोसेंट्रिक थ्योरी। पर रातों रात कोई साइंटिस्ट आए, रातों रात तो नहीं हो सकता बच्चों, ओके, बहुत रिसर्च के बाद साइंटिस्ट आए, जैसे गैलीलियो थे और बहुत से साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल द ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, that is called as heliocentric theory। कौन सी थ्योरी? heliocentric theory। कैन वी राइट बच्चों? चलो लिख देते हैं। क्या पहली थ्योरी थी पुराने जमाने में, कौन सी थ्योरी मानी जाती थी? जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियो को जे आई ओ मत लिख देना आप, ठीक है ना, इंटरनेट डोमिनेंट लेवल। जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी का क्या कहना था? अर्थ इज सेंटर ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज सेंटर ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का सेंटर क्या होता है? अर्थ होता है। ऑल ऑब्जेक्ट या फिर ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड अर्थ इंक्लूडिंग सन। अब ऐसा क्यों कहा होगा उन्होंने? माइट भी उन्होंने क्या किया होगा? चांद को ऑब्जर्व किया होगा, और चांद क्या होता है बच्चों? मून क्या होता है? अर्थ के अराउंड घूमता है। तो सिर्फ एक को ही ऑब्जर्व करके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया होगा, मे भी, हाँ, कि सारी चीजें अर्थ के अराउंड घूमती है। लेकिन बाद में पता लगा कि मून तो प्लैनेट ही नहीं है, मून सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। तो बाद में टाइको ब्राहे ने टेलीस्कोप बनाया। टेलीस्कोप, पहले तो कुछ अरेंजमेंट ही नहीं थी ना बच्चों प्लैनेट वगैरह ऑब्जर्व करने को, तो टेलीस्कोप से गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया। और जब पहली बार ये गए उनके किंगडम ने, कि उन्होंने बताया कि भाई ये गलत है, अर्थ सेंटर नहीं है, सन सेंटर है, तो उनको किंगडम के बाहर फेंक दिया गया, गेट आउट, और उनको बैन कर दिया गया, ठीक है ना बच्चों, होता है बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसे। तो उसको कहा गया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। बाद में जाके पता लगा कि सही थे वो, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इसका क्या कहना था कि सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, और अब हम यही मानते हैं और ये सही भी है, सेंटर ऑफ यूनिवर्स क्या है? सन है, और सारी चीजें अराउंड द सन घूमती है। इसको क्या कहते हैं? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। अब सवाल ये आया कि ठीक है, सन तो सेंटर है, और अर्थ या फिर प्लैनेट सारे उसके सराउंडिंग में घूमते हैं। तो लोगों ने पूछा कौन से ऑर्बिट में घूमते हैं? तो इनिशियली क्या माना गया कि इसकी ऑर्बिट कैसी होती है? सर्कुलर। कैसी होती है? सर्कुलर। लेकिन बाद में केपलर ने प्रूव किया कि इसकी जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं होती, वो होती है इलिप्टिकल। कैसी होती है? इलिप्टिकल। तो पहले हमें क्या करना होगा? इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में थोड़ी सी चीजें पढ़नी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आई जियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसका मानना था कि अर्थ सेंटर है यूनिवर्स का। उसके बाद आई हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसका मानना था कि सन सेंटर है यूनिवर्स का, और वो सही भी है। अब उसके बाद आए केपलर्स लॉ, जिन्होंने पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे डाला और 3 लॉ बनाए उन्होंने। तो उसके पहले कुछ आपको रफ आइडिया सीखनी पड़ेगी। तो हेडिंग लगाओ बेसिक्स। लेट अस लर्न फर्स्ट अबाउट इलिप्स। ओके, तो क्या होता है बच्चों, देख लो। थोड़ा डिटेल बताऊं या शॉर्टकट बताऊं? डिटेल ही बता दो सर, आपकी तमन्ना पूरी होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो क्या होता है, ये जो ज्योमेट्री होती है इसको कहते हैं सर्कल। सर्कल की एक चीज होती है सेंटर, और क्या होता है? रेडियस। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सर्कल इज डिनोटेड बाय ओ, रेडियस ऑफ सर्कल इज डिनोटेड बाय आर। अगर इसको आपने यहां से दबा दिया, इस तरह से या इस तरह से, इसको अगर आपने दबा दिया तो कुछ ऐसा शेप क्रिएट होता है, ठीक है, कुछ ऐसा शेप क्रिएट होता है। इसको कहते हैं इलिप्स। इसको क्या कहते हैं? इलिप्स। अब जैसे सर्कल को सेंटर होता है, वैसे इलिप्स को 2 फोकस होते हैं। इलिप्स को 2 सेंटर ऐसा कहेंगे हम, लेकिन सेंटर नहीं कह सकते उसको, फोकस होते हैं। फोकस F1, फोकस F2। अब कुछ साइंटिस्ट लेवल के बच्चे होते हैं, वो कहते हैं सर मैं इसे F1 कहूंगा, बोल देना यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये F1, ये F2, ठीक है। और जैसे सर्कल को रेडियस होती है, वैसे इलिप्स को 2 एक्सिस होते हैं। जो एक्सिस छोटा होता है उसे कहते हैं माइनर एक्सिस। लिखते जाओ बच्चों, इसे कहते हैं माइनर एक्सिस। और जो एक्सिस बड़ा होता है, बड़ा दिख रहा है ना यार, ये बड़ा है ना, तो इसको कहते हैं मेजर एक्सिस। कौन सा एक्सिस? मेजर एक्सिस। ओके, और ये क्या है बच्चों? ये फोकस है। फोकस का जो प्लूरल होता है वो होता है फोसाई। 2 है ना, इसलिए फोकस का अनेक वचन या प्लूरल क्या होता है? फोसाई। तो इलिप्स के 2 फोसाई होते हैं, F1 एंड F2। फोकस F1, फोकस F2, या प्लूरल कर दोगे तो फोसाई। तो सर कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये दो पॉइंट ही उसके फोकस है? तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, अगर आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लोगे इलिप्स पे का, जैसे कि सर्कल पे क्या होता है?
सेंटर से कोई भी पॉइंट ले लो उतने ही डिस्टेंस पे होता है। ये 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, इसका मतलब ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ले लोगे तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे ही होगा, ये पॉइंट ले लोगे तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे ही होगा, और इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस। वैसे ही अगर आप इलिप्स का कोई भी पॉइंट ले लोगे तो अगर फोकस F1 से उसको ज्वाइन कर लोगे और फोकस F2 से ज्वाइन कर लोगे, सपोज ये डिस्टेंस आ गया 3 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस आ गया 7 सेंटीमीटर, तो दोनों को ऐड कर लो, 3 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, तो ये कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। ऐसे कौन सा भी रैंडम पॉइंट उठा लो आपने, सपोज ये उठा लिया आपने, अब इसको ज्वाइन कर लो आप और इसको ज्वाइन कर लो, तो ये अगर आपका 8 सेंटीमीटर आएगा तो ये 100% कितना आना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। जैसे रेडियस इसकी प्रॉपर्टी होती है वैसे ही ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी पॉइंट को उठा लो आप तो फोकस के जो डिस्टेंस होते हैं, अब यहाँ पर 2 डिस्टेंस हो गए ना, पहले फोकस से दूसरे फोकस से, तो दोनों का एडिशन कैसे आ जाएगा, सेम आ जाएगा। 8 + 2 कितना, 10। सपोज ये पॉइंट आपने उठा लिया तो ये डिस्टेंस कितना होगा, सपोज आपका 9 सेंटीमीटर, तो ये कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर आना ही चाहिए। ऐसे ही पॉइंट का लोकस वो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सपोज आपने ये पॉइंट उठा लिया तो इससे आपने डिस्टेंस ले लिया, ये आया सपोज 3 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब एडिशन हर बार कितनी आनी चाहिए, 10 इक्वल आनी चाहिए, 10 तो एग्जांपल होगा। तो आपसे आपके जो स्टडी मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया है उसमें एक क्वेश्चन है कि हाउ टू ड्रॉ द इलिप्स, इलिप्स कैसे ड्रॉ करोगे। तो इलिप्स ड्रॉ करने की एक सिंपल मेथड है बच्चों, आपको करना क्या है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, 2 पिन लेने हैं, पिन समझते हो ना बच्चों, एक पिन यहाँ पर सुई, सपोज यहाँ पर मार्क कर दिया आपने, इसको कहेंगे फोकस F1, दूसरी पिन रैंडमली इस लाइन पे मार्क करो F2, समझ गए आप, F2। अब क्या करो आप, यहाँ से एक धागा बांधो, इससे एक रस्सी या धागा बांध दो, इससे एक धागा बांध लिया हमने, इस एक धागा यहाँ पर बांध लिया, ऐसे दूसरा धागा यहाँ पर बांध लिया, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, मतलब इमेजिन करो, इमेजिन करो धागा है क्या यहाँ पर, सॉरी बच्चों धागा तो नहीं है, ठीक है ना। तो धागा बांध दिया हमने ऐसे ऐसे, यहाँ पर एक धागा बांध लिया, ऐसे 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 धागा बांध लिया, वो लूज होगा ना। अब क्या करना है बच्चों, अब क्या करना है, ऐसे आपको पेंसिल पकड़नी है, पेंसिल यहाँ पे इसमें अटकानी है और इसको खींचते जाना है, तो खींच लिया, यहाँ पर जाने के बाद वो स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट, समझ रहे हो ना आप, स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आने के बाद स्ट्रेट हो गए दोनों, मतलब ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारी पेन है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करना है ऐसे, ठीक है, ठीक है। और ऐसा करना है कि आपका जो धागा है वो स्ट्रेट रहने चाहिए। तो धागे अगर स्ट्रेट रहेंगे बच्चों तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसा रहेगा, अब यहाँ पर ऐसा था, अब यहाँ पर होगी आपकी पेन, तो धागा कैसा रहेगा, ऐसा और ऐसा। अब आपकी पेन यहाँ पर रहेगी तो धागा कैसा होगा, ये ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऐसे 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 मूव करके डायग्राम बनानी है, तो क्या बन जाएगा, एलिप्स। तो ऐसे अगर आप करोगे तो ये जो फोकस से आप उस पॉइंट के डिस्टेंस मेजर कर रहे हो उसका एडिशन हमेशा कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस डायग्राम को क्या कहते हैं बच्चों, एलिप्स। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि एलिप्स, एलिप्स के 2 सेंटर होते हैं, सेंटर नहीं कह सकते उसको, फोकस F1, फोकस F2, और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एलिप्स का कोई भी पॉइंट उठा लो तो दोनों फोकस से उस डिस्टेंस का एडिशन करोगे तो किसी भी पॉइंट के लिए वो कांस्टेंट रहेगा। बड़े एक्सिस को कहते हैं मेजर एक्सिस, छोटे एक्सिस को कहते हैं माइनर एक्सिस, और अगर आधा ले लोगे आप, आधा ले लोगे तो इसको बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। आधा है ना, माइनर एक्सिस का आधा, सेमी माइनर एक्सिस, और इसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो इतनी मालूमात इनफ है बच्चों केपलर्स लॉ समझने के लिए। तो जोहानसन केपलर जो कि टाइको ब्राहे के असिस्टेंट थे, उन्होंने प्लैनेटरी मोशन के बारे में 3 लॉज दिए हैं, उनको प्यार से कहते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो ये तीनों लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं, जोहानसन केपलर ने 3 लॉ दिए हैं प्लैनेट के मोशन के बारे में। तो पहला लॉ, नंबर 1, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, FIRST, फर्स्ट लॉ, इसको बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या, लॉ ऑफ ऑर्बिट, मतलब ये जो लॉ है वो ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि ऑर्बिट कैसी थी। तो पहले क्या माना जाता था कि सन सेंटर में है सर्कल के और उसकी ऑर्बिट सर्कुलर है, सारे प्लेनेट की ऑर्बिट सर्कुलर है। लेकिन केपलर ने बाद में बताया कि सन इज नॉट द सेंटर ऑफ सर्कल, सन इज द फोकस ऑफ इलिप्स, सन इज द फोकस ऑफ इलिप्स, ठीक है ना। तो एवरी प्लैनेट revolve around sun in an elliptical orbit, with sun at one of the focus,
तो सन को कहाँ रखना है, किसी एक फोकस पे। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कौन सा लूं सर, आधा घंटा उसमें ही मत लगा देना, किसी भी एक फोकस पे आप सन को रख सकते हो और प्लैनेट को उसके सराउंडिंग में घुमा सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, एक इलिप्स ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा इसका मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। तो यहां पर सपोज ये फोकस है, इस फोकस पे आपका क्या होगा, सन होगा, सन होगा, और सारे प्लैनेट अलग अलग ऑर्बिट में घूमेंगे, ठीक है ना। तो हम अर्थ बताएंगे, सपोज ये प्लैनेट है, तो ये प्लैनेट क्या हो रहा है, इसके सराउंडिंग में घूम रहा है। अब दूसरा प्लैनेट को घूमना होगा तो ऐसे घूमेगा, एक ही ऑर्बिट में सारे थोड़ी घूमते हैं। ये दूसरे प्लैनेट की ऑर्बिट, तीसरे प्लैनेट की ऑर्बिट ऐसे हो सकती है, ये तीसरे प्लैनेट की ऑर्बिट। तो ऐसे सारे प्लैनेट उसके सराउंडिंग में घूमते हैं। तो ये लॉ क्या कर रहा है, ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो क्या है लॉ ऑफ ऑर्बिट, एवरी प्लैनेट, हर प्लैनेट अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं। ओके, आपको ऑर्डर पता होगी, वो पढ़ी होगी आपने स्कूल लेवल पे। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट द वन ऑफ द फोकस। तो सन कहां पर है, किसी एक फोकस पर है, और सारे प्लैनेट उसके सराउंडिंग में क्या हो रहे हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। सन को इस फोकस पे लो या इस फोकस पे लो, किसी एक फोकस पे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ओके, दूसरा है बच्चों लॉ ऑफ एरिया, दूसरा है लॉ ऑफ एरिया। अब लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिए, लॉ ऑफ एरिया, सेकंड लॉ या लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। तो सवाल क्या किए लोगों ने, तो ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो हर पॉइंट पे उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी तो अलग अलग होगी 100%, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो स्पीड सेम है या अलग है, तो उसका आंसर उन्होंने क्या बताया, केपलर ने। ये लिख लिया आपने, अब मैं इसमें थोड़ी सी चीजें करने जा रहा हूं, वो आपको नहीं लिखनी, ठीक है। लिख लिया आपने ये, ठीक है। चलो अब सेकंड वन देखो। तो उन्होंने क्या बताया कि अब याद रखो, ये प्लैनेट है, ये सन है, दोनों का मास तो कांस्टेंट रहेगा। अब जब प्लैनेट प्लैनेट जब सन के नजदीक होगा तो डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स कैसे होगा, ज्यादा होगा। फोर्स कैसे होगा, ज्यादा होगा। कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है, ऐसी वेलोसिटी दे रहा है, ऐसी वेलोसिटी दे रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स अट्रैक्ट थोड़ी कर रहा है, ऐसी वेलोसिटी दे रहा है ना। तो फोर्स ज्यादा होगा तो वेलोसिटी भी कैसे होगी, ज्यादा होगी। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो सन से प्लैनेट जितने नजदीक होगा उतना डिस्टेंस कम होगा, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा। व्हाई, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ना, आर स्क्वायर। तो जितना आर आपका कम होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा, और जितना फोर्स ज्यादा होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो आपसे कहा जाए एक पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन और ये तीसरी पोजीशन, आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है प्लैनेट की, या कांस्टेंट है, तो आप क्या कहोगे, ये नजदीक है सन के, तो यहाँ पर फोर्स ज्यादा होगा, जितना ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा वेलोसिटी। अब ऐसा उल्टा लॉजिक मत लगा देना कि सर प्लैनेट को सन क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है तो खींच के पकड़ेगा, ऐसा नहीं होता। सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या करता है, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी देता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो यहाँ की वेलोसिटी उसकी v1 सबसे ज्यादा होती है, तो ये आ जाएगा v2 का डिस्टेंस, v2 उससे कम, और v3 सबसे दूर है ना, तो v3 क्या हो जाएगी, सबसे कम। तो प्लैनेट सन के जितने नजदीक होगा, ऐसा एक क्वेश्चन आया था 12th नीट में, उन्होंने डायग्राम दी थी और पोजीशन बताए थे, बताओ किस पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो सन के जितने नजदीक आपका प्लैनेट होगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, वेलोसिटी उसकी हो जाएगी, ठीक है। तो देखना है डायग्राम में सबसे नजदीक वाला पॉइंट कौन सा है, उस हिसाब से आप उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम बता सकते हो। क्यों, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अब केपलर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की। अब वेलोसिटी तो अलग है, कैसी अलग है, जितना आपका प्लैनेट सन के नजदीक होगा उतनी उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन एक चीज उसने ऑब्जर्व की जिसको कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। तो ये लॉ क्या कहता है, देख लो, द लाइन the line joining sun and planet, the line joining sun and planets sweep मतलब कवर करना, sweep equal area in equal time, ये इंपॉर्टेंट है, in equal time। लेट मी एक्सप्लेन दिस लाइन, इसको कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। अब वेलोसिटी तो अलग अलग है, 100% वेलोसिटी अलग अलग है, जितना प्लैनेट आपका सन के नजदीक होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी। इमेजिन करो ये इलिप्स बना दिया हमने, ठीक है, ये इलिप्स है हमारा, ठीक है, यहाँ पर सन है, ब्यूटीफुल सा सन। ओके, अब ये प्लैनेट है, ठीक है। अब ये प्लैनेट घूम रहा है, ठीक है। तो ये प्लैनेट यहाँ पर, यहाँ से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। तो लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट ज्वाइन कर दी। अब यहां से हमने टाइम, यहाँ पे टाइम हमने 0 डिक्लेयर कर दिया, टाइम यहां से ऑब्जर्वेशन शुरू किया तो टाइम 0 सेट किया। तो एक मंथ में मतलब 30 डेज में यहां तक आ गया वो, ओके, यहां तक आ गया। तो इतना एरिया उसने कवर किया। तो कितने में, t इज इक्वल टू 30 डेज, या फिर T1 कह देंगे इसको, T1 इज इक्वल टू 30 डेज। ओके, तो इतना एरिया इसने कवर किया। ये एरिया अगर आप मेजर करोगे तो ये एरिया आएगा A1, ये एरिया कितना आएगा A1। अब रैंडम दूसरी पोजीशन सेलेक्ट करना है ये, अब लाइन ज्वाइन करना है,
प्लैनेट टू सन। ओके, यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 0 सेट करो, टाइम 0 इज इक्वल टू 0 सेट करो। अब 30 दिन में वो यहाँ से यहाँ तक आया, घूमते 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 यहाँ से यहाँ तक आया, तो हम ये लाइन ज्वाइन कर देंगे। तो ये टाइम t2 भी हमने कितना ले लिया, 30 डेज। ठीक है, तो कितना एरिया स्वीप किया, इतना एरिया स्वीप किया। तो केपलर ने क्या ऑब्जर्व किया, केपलर ने क्या ऑब्जर्व किया, अगर अगर टाइम t1 इज इक्वल टू t2 है तो एरिया भी सेम होता है, a1 इज इक्वल टू a2। ये एरिया a2 कह देंगे हम इसको। ठीक है, तो इक्वल टाइम में प्लैनेट क्या करता है, या फिर लाइन जो प्लैनेट और सन को ज्वाइन करती है वो इक्वल एरिया कवर करती है। ठीक है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, बिल्कुल नहीं। ओके, ये लंबी लाइन है ना, तो इसको कम डिस्टेंस जाना पड़ेगा, एरिया उतना ही आ जाएगा। तो अगर ये यहां से यहां तक आने का टाइम और यहां से यहां तक आने का टाइम अगर सेम है, तो दोनों का एरिया जो कवर किया है, ये एरिया शेडेड एरिया, वो एरिया कैसा होगा, सेम। सपोज तीसरी पोजीशन ले लो, यहां से सेलेक्ट करो, यहां पर टाइम t इज इक्वल टू 0 सेट करो। अब यहां से 30 डेज में वो यहां से यहां तक आया। ठीक है, तो ये टाइम t3 इज इक्वल टू भी क्या लिया हमने, 30 डेज। तो कितना एरिया कवर किया, a3। तो ये भी एरिया कैसे होगा, इक्वल होगा। तो t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू, अगर t3 है तो a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a3। तो क्या बोलेंगे हम उसको, द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। अगर जो लाइन है जो सन और प्लैनेट को ज्वाइन कर रही है वो इक्वल एरिया स्वीप करती है इक्वल टाइम में। अगर टाइम इक्वल है तो आपका एरिया जो उसने स्वीप किया है या कवर किया है वो भी कैसे होगा, सेम। इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। अब थर्ड लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड लॉ क्या है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो थर्ड लॉ क्या है, देख लो। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ पीरियड। अब इसके दो स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, तो लॉ ऑफ पीरियड, पहले पीरियड समझेंगे हम। पीरियड क्या होता है बच्चों, एक मोशन होती है जिसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब ऐसी मोशन जो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिपीट होती है, उसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। कौन सी मोशन, पीरियोडिक मोशन। तो देख लो बच्चों, क्या द टाइम टेकन बाय, द टाइम टेकन बाय प्लैनेट, टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, टू कंप्लीट वन revolution around sun, time taken by planet to complete one revolution around sun is period। उसको क्या कहते हैं, पीरियड। पीरियड मतलब टाइम, मतलब किसी भी प्लैनेट को सूरज के सराउंडिंग में, सन के सराउंडिंग में एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं पीरियड। और हम उसको क्या कहते हैं, 1 ईयर, 365 डेज। लीप ईयर का अवॉइड करो, ठीक है ना। तो 365 डेज इज अ पीरियड ऑफ अर्थ, 365 डेज इज अ पीरियड ऑफ अर्थ। तो एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए जितना टाइम लगा उसको क्या बोलेंगे, पीरियड। क्या बोलेंगे, पीरियड। तो देख लो बच्चों, हमारी सोलर सिस्टम कैसी है, ये होता है हमारा सन, ये पहला प्लेनेट ऐसे घूमेगा, ये दूसरा प्लेनेट ऐसे घूमेगा, ये तीसरा प्लेनेट ऐसे घूमेगा, ये चौथा प्लेनेट ऐसे घूमेगा। तो अब लोगों ने क्या सवाल किया कि बताओ सारे प्लेनेट क्या एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए सेम टाइम लेते हैं। तो उस पर ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ, तो ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन ये निकला कि जो प्लेनेट सन से नजदीक है, ये सन है बच्चों हमारा, जो प्लैनेट सन से नजदीक है वो जल्दी एक रिवोल्यूशन पूरा कर रहा है, और जो प्लैनेट सन से दूर है, जो प्लैनेट सन से दूर है वो ज्यादा टाइम ले रहा है। ओके, मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो पीरियड बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस घट गया तो पीरियड घट जाएगा। तो पीरियड इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल टी। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, आर, और इस रिवोल्यूशन के टाइम को क्या बोलेंगे, पीरियड। बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और दे फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन टी एंड आर। तो टी क्या होता है, पीरियड। पीरियड मतलब एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए लगने वाला टाइम, और आर क्या होता है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कौन सा ले सर, ये ले, ये ले, ये ले, अलग अलग है ना, सर्कुलर ऑर्बिट थोड़ी है। तो उन्होंने क्या किया, सारों का एवरेज कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। मतलब देख लो, यहाँ पर डिस्टेंस अलग है, यहाँ पर प्लैनेट होगा तो डिस्टेंस अलग है, यहाँ पर प्लैनेट होगा तो ये देख लो ना, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, तो हर जगह डिस्टेंस उसका कैसा है, अलग अलग है। तो उन्होंने क्या कर दिया, सारों का एवरेज पता कर लिया। एवरेज कैसा पता करता है, सारों के एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब दोनों का एवरेज कैसा करते हैं, दोनों का एडिशन भागिले 2, तीनों का एडिशन भागिले 2। तो उन्होंने एवरेज डिस्टेंस पता किया और रिलेशन फाइंड आउट किया, और रिलेशन कैसा आया, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और ये स्क्वायर क्यूब ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया उन्होंने, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, लॉ लिखने जा रहा हूं मैं, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड, स्क्वायर मतलब उसका वर्ग है ना, स्क्वायर है,
सेकंड पावर है, उसको स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, सूरज के अराउंड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to cube of average distance, cube मतलब थर्ड पावर, average distance between अर्थ एंड प्लैनेट, समझ रहे हो? तो आर क्या हो गया, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट, और टी क्या हो गया, पीरियड। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब कई साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, जब आर एवरेज पता किया गया तो ये आया आर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, मतलब क्या, ये इलिप्स है आपका, ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, ये बड़ा है ना मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। तो यहां पर सन होता है। अब इन्होंने क्या किया, सारे एवरेज निकाले उसके, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये सारों का जब उन्होंने एवरेज फाइंड आउट किया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन सारों का एवरेज तो सेमी मेजर एक्सिस जितना आ रहा है। कितना, सेमी मेजर एक्सिस जितना, इतना सेमी मेजर एक्सिस जितना। तो कई बार ये लॉ को ऐसे भी स्टेट किया जाता है कि द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट के बजाय क्या बोलेंगे, सिर्फ क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। आप सेपरेट लिख देना, सेमी मेजर एक्सिस, समझ रहे हो? मतलब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट इज इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस, समझ रहे हो? सेमी मेजर एक्सिस जितना ही वो हो जाता है। तो ये तीन लॉ उन्होंने दे डाले। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम क्या लिख सकते हैं, फिर प्रैक्टिकली हम ये लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर, टी क्या होता है, पीरियड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर को क्या लेंगे आप, एवरेज डिस्टेंस या फिर सेमी मेजर एक्सिस, मतलब ये आधा डिस्टेंस, उस इलिप्स का आधा, मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। ओके, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब, वेयर के इज कांस्टेंट, जो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इस प्लैनेट के लिए हम क्या ले लेंगे, टी1 स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू R1 क्यूब, समझ रहे हो? T1 स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू R1 क्यूब। तो K1 क्यों नहीं लिखा सर, वो तो कांस्टेंट है ना, वो चेंज होगा क्या, नहीं। अब रैंडमली दूसरा एक प्लैनेट सेलेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं 2, इसको क्या बोलते हैं 2, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2। तो T2 स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू R2 क्यूब। अब इस प्लैनेट का और इस प्लैनेट का डिस्टेंस सेम थोड़ी रहेगा, अलग अलग रहेगा ना। तो इस इलिप्स के लिए सेमी मेजर एक्सिस इतना हो जाएगा, और इस इलिप्स के लिए सेमी मेजर एक्सिस इतना हो जाएगा। ये और ये डिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है ना। तो के क्यों सेम है, बिकॉज वो ऑलवेज कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, तो के क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब डिवाइडेड बाय R2 क्यूब। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिगार्डिंग केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड या केपलर्स थर्ड लॉ। टाइम बहुत हो चुका है बच्चों, जल्दी मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में कुछ जबरदस्त क्वेश्चन के साथ इनके, और कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।